नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। दर्शकों, आपने हमारे साथ पिछले हफ्ते ऑपरेशन शीश महल बहुत ध्यान से देखा होगा। मैं ऑपरेशन शीश महल में आपके सामने आज कुछ नए तथ्य रखे। ऑपरेशन शीश महल का खुलासा जब हमने किया तो हमें लगा था कि यह सिर्फ एक नैतिकता का मसला है, लेकिन हर दिन नई नई जानकारियां हमारे सामने आ रही हैं। जानकारियां भी ऐसी कि बस रोंगटे खड़े कर दे, इतने सवाल के दिमाग फटने लग जाए। नए नए फैक्ट सामने आ रहे हैं। इनसे पता चलता है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही शायद काली है। हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं और ऐसे सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को अलॉट हुए बंगले को गिराकर नया भवन खड़ा कर दिया। यही नहीं, उन्होंने कम से कम 28 पेड़ों को काटने का और रीलोकेट करने का परमिशन लिया और कुछ मामलों में तो ये 4 दिन में परमिशन मिल गई। कमाल है भाई, 4 दिन में तेजी से काम होता है इस सरकार में। लेकिन उसके बदले पेड़ों को लगाने की शर्त पूरी की ही नहीं गई। 3 महीनों में आपको जितने आपने पेड़ गिराए हैं उससे 10 गुना ज्यादा लगाने भी पड़ते हैं। लेकिन अब 2.5 साल हो गए, शायद 2 साल से ज्यादा ही हो गए, किसी ने अब तक रिप्लेस करने की जहमत करी ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहती हूँ। आपने सुना होगा ना, अपना काम बनता लटकती रहे जनता। तो यही है अरविंद केजरीवाल जी का नया नियम, नया कानून, नया कायदा। अपना काम होना चाहिए, जनता का क्या। सवाल यह है कि केजरीवाल सरकार ने क्या ऐसा ही किया? मैं कुछ ऐसे सबूत आपके सामने रखना चाहती हूं जो पहले से पब्लिक डोमेन में है, लेकिन तब किसी ने ये पता ही नहीं किया था कि जब मुख्यमंत्री का कोई शीश महल जैसा आवास बन रहा है। पता ही नहीं था, इल्म ही नहीं था, और उसके लिए जरूरी शर्तों की परमिशन चाहिए थी। तो 4 दिन में केजरीवाल जी के मंत्री ने परमिशन दे दी। लेकिन ये बात और है कि कंस्ट्रक्शन पहले से शुरू हो गई थी। परमिशन का क्या है, अपने मंत्री ने देना है, बाद में आ जाएगी। क्या फर्क पड़ता अगर कुछ एक कानून टूट भी गए तो कोई बात नहीं। ये हेडलाइंस आप देखिए और मैं दिखाना चाहती हूं आपको ये हेडलाइंस। दिल्ली मेट्रो रीलोकेशन डिलेज फेज 4 कॉरिडोर्स ऑफ दिल्ली मेट्रो। यानी कि दिल्ली की मेट्रो की परमिशन नहीं दी क्योंकि पेड़ काटने पड़ जाते ना। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने परमिशन नहीं दी दिल्ली मेट्रो में, जिसमें हम आप सफर करते हैं। कम से कम आम आदमी तो सफर करता है, लेकिन वहां की परमिशन नहीं दी। ये सुर्खियां अखबारों की हैं, मैंने नहीं बनाई। यहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली पोर्शन लाइकली टू लैग बिहाइंड, और हरियाणा परमिशन नहीं आई दिल्ली। ट्री हर्डल क्लियर्ड फॉर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। चाहे सीआरपीएफ की कॉलोनी बननी हो, चाहे दिल्ली मेट्रो बनना हो, चाहे एम्स का हॉस्पिटल बनना हो, आपके हमारे इलाज के लिए, उनकी परमिशन नहीं मिली क्योंकि वहां पर पेड़ थे। और 3 साल कई प्रोजेक्ट्स में केजरीवाल सरकार ने परमिशन नहीं दी, नहीं तो पोल्यूशन बढ़ जाता और आपके हमारे फेफड़ों पे असर हो जाता। लेकिन फेफड़ों पे असर शायद इस बात से नहीं होता जब मुख्यमंत्री का खुद का मकान जो है वो बन रहा होता है। और अब मैं आपको बताती हूं कि दिल्ली मेट्रो में जो करीब 65 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, उसमें फाइल 2 साल 6 महीने तक अटकी रही थी। जी हां, 2.5 साल। जानते हैं इसकी वजह से सरकार का बजट कितना और बढ़ गया? 1568 करोड़। यानी कि पेड़ ना काटने की वजह से, चलिए अच्छा है, हमारी आपकी सेहत के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, 1568 करोड़ लागत बढ़ गई क्योंकि इतनी देर कर दी हुजूर आते आते। सोचिए 1568 करोड़ कितने ज्यादा पैसे होते हैं, और इसमें शायद 1-2 अस्पताल ही बन जाते। दर्जन भर मोहल्ला क्लिनिक तो तैयार हो ही जाते। दर्जन क्यों, लगता है 100-200 तैयार हो जाते।
स्कूल के कितने क्लासरूम बन जाते, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब सवाल ये उठता है कि प्रोजेक्ट क्यों अटका रहा? इसलिए कि पेड़ों की कटाई, उसे दूसरी जगह लगाने को लेकर सहमति नहीं बन रही थी, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। साहब, जब जनता की बारी थी तो 3.25 साल लगा दिए, अब अपनी बारी तो 4 दिन में परमिशन पा गए। कटने तो दोनों जगह पेड़ ही थे, फर्क सिर्फ इतना कि एक जगह शीश महल जैसा राजमहल बनाना था और दूसरी जगह जनता के ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो बननी थी। अब ये देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसमें भी देरी कर दी अरविंद केजरीवाल सरकार ने। जी हां, यहां भी वही फार्मूला लागू हुआ, अपना काम बनता लटकती रहे जनता। इसके भी प्रोजेक्ट में देरी हुई। परमिशन तब मिली जब एलजी साहब सीएम साहब से मिले, उनसे रिक्वेस्ट की, सर जी मैं पूछती हूं, एम्स को परमिशन मिलनी ज्यादा जरूरी थी या मुख्यमंत्री जी के आवास के लिए? क्योंकि एम्स को भी परमिशन में देरी फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से ही हुई थी। ये भी पब्लिक डोमेन है और ये अखबारों की सुर्खियों में है। ये नया है कि शीश महल के लिए 4 दिन में परमिशन मिल गई और वो दस्तावेज भी मैं अपने हाथों में रख रही हूं, आपको दिखाऊंगी कुछ ही समय में। सिर्फ 2 ही नहीं, चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट, रिठाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सब के एक्सटेंशन में भी देरी हुई क्योंकि हर जगह फॉरेस्ट क्लियरेंस में देरी हुई। फॉरेस्ट क्लियरेंस में कई बार देरी होती है, मैं भी मानती हूं, लेकिन सवाल तब उठता है जब आपके सामने ये पेपर आए कि मुख्यमंत्री साहब का आवास बन रहा था, तब पेड़ों की कटाई के लिए 4 दिन में परमिशन, बाकी जगहों पर साल, 6 महीने, कई जगह तो 2.5, 3 साल। ऐसा क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। दर्शकों, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, लेकिन क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास को बड़ा करने के लिए फॉरेस्ट नियमों को ताक पर रखा गया? पहले आप कुछ सैटेलाइट तस्वीरें देखें, फिर दस्तावेज भी दिखाऊंगी। ये सैटेलाइट तस्वीर है और ये सैटेलाइट तस्वीर जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर है, ये दिखाती है कि बंगला बने न्यारा, इतना न्यारा कि एक महल हो सपनों का बन रहा था। और ये देखिए, ये सैटेलाइट 2017 की तस्वीर है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पूरा पेड़ पौधे जंगल के करीब, यहाँ पूरा आपको हरा भरा दिखेगा। ये है सीएम का निवास और ये उसके सामने एक गार्डन है। ये गार्डन है, दिख रहा है, बागीचा है, ये सीएम निवास है और वहां पीछे पूरे जंगल, पेड़, इतने सारे पेड़। अब मैं आपको दिखाऊंगी 2017 के बाद आप 2021 और 22 की तस्वीरें देखिए। ये 2021 में देखिए, बंगला बने न्यारा, यहाँ पे बंगला था, बंगले के पीछे बंगला बन गया। यानी कि अगर बंगले के पीछे बंगला बना तो आप इस बंगले में रहते रहे 2 साल, 3 साल, 4 साल, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते थे कि यहाँ की तो छत गिरने वाली थी, इसीलिए तोड़ के नया बनाना पड़ा। जी नहीं, तोड़ के नया यहाँ नहीं बना, यहाँ बना। 550 स्क्वायर मीटर का था, अब 1200 स्क्वायर मीटर का हो गया, उसके ऊपर 2 मंजिलें। अब देखिए 2022 की, ये देखिए, ये जो बंगला था वो गिरा दिया गया, ये नया बंगला बन गया। जो गार्डन यहाँ था, ये फरवरी की तस्वीरें हैं, देखिए ना, यहाँ गिर गया बंगला, पीछे नया बन गया और यहाँ पर लॉन है। लेकिन बंगले के सामने ये टूटा हुआ बंगला अच्छा शायद नहीं नजर आ रहा था। तो आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। अब आप देखिए 2022 सितंबर, बंगला बन गया। ये जो पुराना घर था उतना बड़ा, तो यहाँ पर बागीचा बन गया, पहले का बागीचा था ही, और यहाँ के पेड़ सारे उड़ गए। यहाँ देखिए मैदान खाली है, यहाँ पर शायद टेनिस कोर्ट भी नजर आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कोई टेनिस कोर्ट है, यहाँ पर पेड़ काट दिए गए हैं और पूरी सूची है।
पूरी सूची है कि कितने पेड़ कटे, कहां कहां परमिशन मांगा। मार्च 2021 और 22 की तो मैं तस्वीरें आपको दिखा चुकी हूं। अब आप ये देखिए कि क्या काम चल रहा था वहां पर। आम आदमी के मुख्यमंत्री ने अपने लिए नया आवास ही बना लिया। तो भैया पहले रेनोवेशन का, एडिशन का क्यों आप टेंडर डाल रहे थे? अगर आपको गिराना था तो बहाने क्यों बना रहे हैं कि ऊपर से छत गिर रही थी? 2 साल अगर वो घर सेफ था आपके रहने के लिए तो नए घर की क्या जरूरत थी? और नया घर बनाना ही था तो रेनोवेशन के टेंडर की क्या जरूरत थी? कहीं तो हुजूर सच बोल दिया करिए ताकि जनता को पता रहे आप कितने आम हैं और कितने खास आपके लिए रूल बन रहे हैं। ये ढेर सारे दस्तावेज आज मैंने अपने टेबल पर रखे हुए हैं और दस्तावेज पढ़ते पढ़ते शायद मुझे मेरे चश्मे का नंबर भी बढ़ गया है, क्योंकि रोज नए दस्तावेज। और ये ढेर सारे दस्तावेज आपके लिए लाई हूं ये बताने के लिए कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है। सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये दस्तावेज है जहां पर इन्होंने 28 अक्टूबर 2020 में पहली बार लिखा कि हम 9 पेड़ गिराना चाहते हैं। 9 पेड़ गिराना है, चलिए गिराइए। फिर 9 पेड़ गिराने के लिए आप 28 अक्टूबर को अपना अर्जी पेश करते हैं। और ये देखिए यहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। गोपाल राय, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट, ये दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं, इनकी सिग्नेचर। अब देखिए 28 अक्टूबर 2020, परमिशन मिल गई 2 नवंबर 2020। बस कुल 4 दिन, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बंगला, न्यारा, राजमहल, शीश महल जल्दी बनना था ना। पुराने घर में सांस में शायद दिक्कत थी। अब ये दिखाने के बाद आपको और दस्तावेज बताऊं कि यहाँ पर कौन कौन से पेड़ काटे गए। आम के पेड़, आंवले के पेड़, नींबू वगैरह के पेड़, कड़ी पत्ता के पेड़, और इनके बदले में 90 नए पेड़ लगाने थे। ये 90 यहाँ पर, क्योंकि आप अगर 9 काटेंगे तो 90 आपको लगाने पड़ेंगे। ये कानून कहता है, 1994 का कानून है कि अगर आप कुछ भी काटेंगे तो उससे 10 गुना ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन बुलाते रहे कि आइए बताइए, 6 में से 60 आप लगा रहे हैं, 6 और कटे। फिर 6 के जो 60 लगाने थे वो आपने 2021 तक नहीं लगाए। तमाम ये अखबार, ये सारे पेपर है और इसमें कहा जा रहा है सबसे अर्जेंट, ये अर्जेंट है भाई, काटो पेड़, हटाओ पेड़, बंगला बनेगा न्यारा, शीश महल हमारा। और 28 अक्टूबर को डेप्यूटी कॉन्जर्वेटर जो थे वो भी कह रहे थे कि फॉरेस्ट के डेप्यूटी कॉन्जर्वेटर के 6 फ्लैगस्टाफ रोड के 9 पेड़ों को हटाने की परमिशन तो मिल गई। 5,13,000 रुपए की इन्होंने पैसे भी दे दिए, क्योंकि उसमें पैसे भी जमा करने पड़ते हैं। तमाम चेक मेरे पास हैं, तमाम चेक, और ये तस्वीरें भी वहां डाली गई कि जो कटे सो कटे, जो बाकी रह गए उनकी जड़ों की हालत ये थी कि वो पेड़ बस गिरने लायक ही बच गए थे। तो 28 ऑफिशियल, बाकी ये जो बरगद के पेड़ तक काटे गए उनकी ये हालत के आसपास सब कुछ बस ध्वस्त कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या जल्दी थी? आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर आपको कहती है कि आपने 2 साल हो गए, आपने लगाए नहीं कोई पेड़ जो आपने प्रॉमिस किया था, तो यहां दिखा दूं 2022 की नवंबर तक बुलाते रहे, नो वन अपीयर्ड। उसके बाद फिर नोटिस गया, नवंबर में कोई नहीं गया, मार्च में नोटिस गया, तब भी कोई नहीं गया। किसी को फुर्सत नहीं है जाके जवाब देने की। जब भी बुलाया गया तो कह दिया नोबडी अपीयर्ड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पीडब्ल्यूडी। क्यों भाई? पेड़ काटेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे, फिर जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बुलाएगा तो जाएंगे भी नहीं, क्योंकि आप तो कानून से ऊपर हैं।
कानून कायदे तो आम आदमी के लिए होते हैं, बड़े लोगों के लिए थोड़ी होते हैं। कहाँ रह गए अब आप आम आदमी? आप तो खास हैं। पेड़ काटने की परमिशन से लेकर ना लगाने की परमिशन तक सब तरफ नियमों का उल्लंघन, नियमों को ताक पर रखा गया और कहने को हम आम आदमी हैं। कहाँ गए वो वादे? कहाँ गया वो जनता का विश्वास? यही सवाल हम पूछ रहे हैं। इसलिए पब्लिक का सवाल नंबर 1, दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के लिए इजाजत सिर्फ रेनोवेशन की थी तो नया आवास कैसे बना? सवाल नंबर 2, पुराने मुख्यमंत्री आवास की छत गिरने का दावा अगर सही है तो फिर 2 साल मुख्यमंत्री केजरीवाल उसी में क्यों रहे? सवाल नंबर 3, क्या दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के निर्माण के लिए पर्यावरण के कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई? यही है सवाल जो आज खास पब्लिक, आम आदमियों की पब्लिक पूछ रही है। और आज इन सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सांसद है और बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। परविंदर सिंह सेठी राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी हैं। ईश्वरन भंडारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, एडवोकेट है। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। किसी वक्त पे आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक में थे, मेंबर थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या कानून के दायरे सिर्फ आम आदमी के लिए होते हैं, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं? और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एम्स का प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, मेट्रो का प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, उसकी लागत 1500 करोड़ बढ़ सकती है, लेकिन अपने घर में अगर पेड़ काटने हो तो 4 दिन में ये अप्रूवल आ जाता है। ये किस तरह का कानून है? नाविका जी, नई राजनीति का स्वांग रचकर सत्ता की दहलीज पार करने वाली इस आम आदमी पार्टी का अपने मूल्यों के साथ जो संबंध था, तथा कथित संबंध था, उसका आवरण वैसे ही कट गया जैसे कटे हुए पेड़। वैसे ही वो जड़ों से कट गए, ये बिल्कुल सामने दिखने लगा। और अब तो इनकी मुसीबत वो नजर आती है कि जो चीज उभर के सामने आती चली जा रही है वो इनके लिए और उलझाव और समस्याएं पैदा करती जा रही है। जिस पर तो मुझे वो पंक्ति याद आती है, जैसे इन लोगों के ऊपर वो लाइन लगे कि किस्मत हमारी गेस हुए जाना से कम नहीं, जितना संवारते गए उतने ही बल पड़े। यानी आप जितना दिखाने का प्रयास करते रहे वो होता चला गया। अब तो हम ये कहना चाहेंगे, ये तो वो थे जो इवन और ऑड चलाते थे। चलिए छोड़िए, वो कोई बात नहीं। नाविका जी, मैं एक बिंदु कहना चाहता हूं। आपने एम्स का, मेट्रो का वो तो किया, ये तो उन लोगों के साथ है जिस एनजीओ लॉबी ने भारत और चीन की सीमा के ऊपर एक नहीं सैकड़ों प्रोजेक्ट जो सड़क बनाने के थे, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से नहीं पूरे किए। मोदी जी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने पहले 3 महीने के अंदर निर्णय लिया। 5 जुलाई 2014 को निर्णय लिया गया कि 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर के जितने डिफेंस के प्रोजेक्ट हैं उनको एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिया गया कि हर प्रोजेक्ट की फाइल यहां नहीं आनी है। ये वो थे जिनके लिए राष्ट्र की सुरक्षा से ऊपर ये था। वो उस लॉबी से थे कि वो साहब इन्वायरमेंट का क्लियरेंस है, राष्ट्र की सुरक्षा से तो ऊपर होना चाहिए, मगर चीफ मिनिस्टर की लग्जरी से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब उसकी बात आए तो मुख्यमंत्री का जो वैभव है वो ऊपर होना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा नीचे होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये कहा कि इनका जो चेहरा था, इनका मूल्यों के साथ जो दिखावटी संबंध था, वो कटे हुए पेड़ों की तरह कट भी गया, धराशायी भी हो गया। रवि श्रीवास्तव जी, मैं बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहती हूं। 8 लाख का एक पर्दा, 1 करोड़ के पर्दे घर भर में, 4.5 लाख का एक कमोड, 4 करोड़ के मार्बल। चलिए, ये सब तो आम आदमी का कोई भी इस तरह का किसी ने वैभव देखा नहीं। लेकिन मैं सवाल आज बहुत सीधा ये पूछना चाहती हूं कि अब तक डिफेंस ये था कि घर की छत गिर रही थी, घर की छत गिर रही थी और आप चाहते हैं कि वहां मुख्यमंत्री रहें। हमने कहा चलिए ये भी एक दलील हो सकती है। और आज
आज सैटेलाइट पिक्चर्स ने ये दलील का भी पर्दाफाश कर दिया। 8 लाख का एक पर्दा, वो पर्दाफाश कर दिया, क्योंकि ये घर में उसी में रहे जिसकी छतें गिरने की बात कही जा रही थी। 2 साल उसी में रहे। पीछे बना आलीशान मकान जो पेड़ काट काट के बना और उसमें जो नियमों की धज्जियां उड़ी वो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन 2 साल आप उसी घर में रहते रहे। यानी कि छत गिर रही थी, या तो ये झूठ था क्योंकि छत गिरने वाली घर में क्यों रहे अरविंद केजरीवाल, और अगर नया मकान बनाना था तो टेंडर में सिर्फ एडिशन और रेनोवेशन क्यों लिखा गया, क्यों नहीं कहा गया? किस बात का डर था? क्या यह बात डरा रही थी कि पोल खुल जाएगी और आम आदमी के सामने खास मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या इस वजह से झूठ पर झूठ पर झूठ का पुलिंदा बनता चला गया? नाविका जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपने स्वयं समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि ये जितनी भी स्टोरी आप बता रहे हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, शायद 6, 7, 8 भी आए आगे, ये आपको सारे कागज़ और तथाकथित दस्तावेज भाजपा ने दिए, क्योंकि उसमें न्यूज़ रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये सारे कागज़ भाजपा के दिए हुए हैं। भाजपा के IT सेल में क्या क्या बन सकता है ये तो सारा देश जानता है, और इन कागज़ों में कितनी सच्चाई है इस पे कमेंट करना मेरे ख्याल से तो उचित नहीं होगा। आपकी जितनी उत्तेजना है, आपका जो आवेश है, वो 4 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख, इसमें किसी भी चीज़ के अंदर मुझे कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। अगर सच्चाई होती तो आप इसके बारे में, अगर कोई इरेगुलरिटी है, कोई गैर कानूनी काम हुआ है, कोई टेंडर रूल फ्लाउट हुए हैं, तो पुलिस में, ACB में, CBI में शिकायत की जा सकती है। वहीं से 500 मीटर दूर पर जो LG साहब का बंगला है, उसमें 15 करोड़ रुपए खर्च हुए। उस पर भी कुछ एक आध फोटो ले लिए जाते तो कम से कम आपके पास दिखाने के लिए होता कि ये भी हमने करवाया, ये भी दिल्ली सरकार ने किया है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका ये स्टोरी है, ये बेबुनियाद है। जो आपने फोटोज़ यूज़ किए हैं, पिक्चर्स यूज़ किए हैं, वो सब एनिमेटेड हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। और जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल ने, आप हंसिए, मुझे कोई आपके हंसने पे आपत्ति नहीं है। आप रवि श्रीवास्तव जी, मैं हंसी रोकने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन 8 दिन से मैं एनिमेटेड तस्वीरें दिखा रही हूँ, और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने मुझ पर कोई लीगल केस भी नहीं किया। मैं एनिमेटेड तस्वीरें, एनिमेटेड दस्तावेज पेश कर रही हूं। किसी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं कि भाई गलत है। आप ही बचे थे, और आप पता नहीं कौन सी अखबारें पढ़ते हैं जहां लिखा जाता है कि ये बीजेपी ने मुझे दिया है। अरे भाई, कॉमनवेल्थ गेम्स किया था, 2G किया था, तब भी बीजेपी ने दिया था, अब भी बीजेपी ने दिया है। आपके तर्क इतने घिसे पिटे हैं रवि श्रीवास्तव जी के कभी कभी मुझे दया आने लगती है कि बचाव के लिए आपके पास मुझे शूट करने के अलावा आपके पास कोई शब्द नहीं है। तो चलिए, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं सिवाय मेरे पे टिप्पणी करने के लिए, तो मैं इश्करण भंडारी से पूछती हूँ। इश्करण भंडारी, ये सारे एनिमेटेड ग्राफिक्स है और ये एनिमेटेड दस्तावेज हैं। गोपाल राय का सिग्नेचर, गोपाल राय जी का सिग्नेचर मैंने खुद बनाया है, और ये सारे दस्तावेज मैं आजकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत इंटरेस्ट लेती हूं, और वहां बैठकर ये सारी तस्वीरें बनाती हूं, और जंगलों में घूम घूम के तस्वीरें लाकर यहां पर स्क्रीन पे दिखाती हूं। ये तर्क दिया है रवि श्रीवास्तव जी ने। अब इस तर्क पे आपको कोई लॉजिक नजर आता है? नाविका जी, इनके तर्कों में लॉजिक ढूंढना तो भगवान भी नहीं ढूंढ सकता। मैं तो इंसान हूं, मैं क्या ढूंढूंगा। पर मैं एक लीगल बात करना चाहता हूं। 8-9 दिन से आप एक स्टोरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के ऊपर, काफी डैमेजिंग स्टोरी है। 1 सेकंड में अगर एक भी दस्तावेज, आपने इतने सारे दस्तावेज निकाले हैं, अगर एक भी दस्तावेज फेक होता तो ये इमीडिएटली ऑनरेबल हाईकोर्ट जाते, आपके ऊपर इंजंक्शन लेते कि आप ये स्टोरीज नहीं कर सकते क्योंकि ये फेक दस्तावेजों पे बेस्ड हैं। और ये पहली बार ही नहीं होता, बहुत निजी व्यक्तियों को भी
फेक स्टोरीज के अगेंस्ट इंजंक्शन मिल जाता है कि आप पब्लिश नहीं कर सकते, आप ट्वीट नहीं कर सकते, आप फेसबुक पे नहीं डाल सकते, आप मीडिया पे नहीं डाल सकते। तो 9 दिन से इतनी बड़ी लीगल टीम होने के बावजूद जब वो कोर्ट नहीं जाते, अपना रिलीफ नहीं लेते, और पहले दिन मैं आपकी डिबेट पे था तब तो आम आदमी पार्टी के नेता भी आए हुए थे, एमपी एमएलए सब आ रहे थे, तब उनको लगा शायद आपके पास पूरे दस्तावेज नहीं होंगे। आजकल मैं इतने नहीं देखता उनको आपके चैनल पे आते हुए। तो वो इमीडिएट कोर्ट जाके इमीडिएट आप पे स्टे ले लेते, प्राइमा फेसाया भी उनके फेवर में होता, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी उनके फेवर में होता, इररिपेरेबल लॉस भी होता, उनका लॉस तो हो ही रहा है। छवि सबके सामने आ रही है कि जो व्यक्ति कहता था कि शीला दीक्षित के घर में एसी कितने हैं, कि वो एक मुख्यमंत्री एसी में क्यों रहता है, जो दिल्ली सेक्रेटरीट में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके एसी के बिल का सवाल पूछता था। एम्प्लॉइज हैं, वो कोई बड़े नेता नहीं थे कि उनके बिल्डिंग में 10 एसी हैं 20 एसी हैं की बात करता था। अब उसको अपने आप को फ्रेश करने के लिए जब टॉयलेट जाना है तो वहां पे एक राजसी सिंहासन चाहिए, तभी उनका टॉयलेट उचित तरह से होगा, नहीं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का टॉयलेट उचित तरीके से नहीं होगा। तो ये स्टे क्यों नहीं लिया, एक सिंपल सी बात मैं पूछना चाहता हूं। दूसरी बात जो ज्यादा गंभीरता की बात है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बेस्ड ही होती है जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं। आप ये सारी स्टोरीज बिना डॉक्यूमेंट्स के नहीं कर रही हैं। आप बिना डॉक्यूमेंट्स के भी कर सकती थी कि ये फोटो खींची मैंने, ये बिल्डिंग बन गई, ये बिल्डिंग बनी कैसे, आप जवाब दीजिए, वो भी बोनाफाइड जर्नलिज्म है। आप उससे बहुत स्तर ऊपर जाके डॉक्यूमेंट्स लेके आई हैं और जर्नलिज्म कर रही हैं, और इंटरनेशनली इंडिया ये बेस्ट प्रैक्टिस है। उसका जवाब आपने अपना बर्डन कर दिया है। अब कोर्ट में क्या होता है उसका आखिरी बात बोलूंगा। एलजी ने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि आप पूरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुझे जवाब दीजिए। उस पे मेरे ख्याल से आतिशी मार्लिना जो मंत्री है उन्होंने कुछ जवाब दे दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, लीगल केस, उनका जवाब यही है, उनका जवाब सिर्फ इतना है कि एलजी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो सवाल पूछ चुके। 10 सेकंड्स मोर। किसी भी जर्नलिस्ट का बर्डन है पब्लिक में ट्रुथ लेके आना। उसका बर्डन ये नहीं है कि वो जाके केसेस डाले, ये कहीं पे भी उसका बर्डन नहीं होता। ये पता नहीं क्या अपेक्षा करते हैं आपसे। पर मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा लाइटर साइड पे, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप लेके आएंगे, पठान, टाइगर, जो बॉलीवुड मूवीज बनाता है स्पाई की, वो सारी बकवास हैं। आपको आईबी रॉ के अंदर होना चाहिए, भारत का बहुत भला होता। आप मुझे आईबी से दूर ही रखें। अगर आईबी होती तो शायद पहले ये सब पता चलना चाहिए था कि ये घर के अंदर चल क्या रहा है। आईबी कम से कम मुख्यमंत्री आवास में क्या चल रहा था एक रिपोर्ट तो दे देती, जल्दी पता चल जाता शायद सरकार जो दिल्ली में बैठी है उसे। लेकिन आशुतोष जी, सवाल मेरा ये है कि हर वक्त एक ही सवाल कि आपको ये कागज बीजेपी ने दिए हैं, आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मैं पूछ रही हूं क्या ये सवाल जायज है कि नहीं, क्या ये तथ्य गलत है? अगर ये तथ्य गलत हैं तो आशुतोष जी के अब तक मुझ पर केस नहीं हो जाता, मेरे चैनल पर कोई लीगल केस नहीं ठोका जाता, क्या ये जो फैक्ट्स हैं ये कंटेस्ट नहीं किए जाते? ये बहुत गहरे सवाल हैं जो मैं पूछना चाहती हूं और दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। और इसके अलावा मैं सवाल ये पूछ रही हूं कि पहले आपको मैंने सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाई हैं, ये सैटेलाइट पिक्चर्स मैंने नहीं बनाई, ये ऊपर से दिखा रही हैं किस तरह से पहले एक घर था, उसके सामने एक लॉन था, और इस घर को फिर बाद में कैसे हटाया गया, पीछे बड़ा घर बनाया गया। सवाल ये है कि जो बंगला बन रहा था न्यारा, वो तो नया बन रहा था, तो पुराने वाली जिसकी छत कथाकथित तौर पे गिर रही थी, रोज 3 बार गिर चुकी थी केजरीवाल जी के पूजनीय माता पिता के ऊपर, उस घर में 2 साल रहते रहे और साथ में आलीशान शीश महल बनता रहा, उस पेड़ कटवाते रहे, लगवाए कोई भी नहीं। क्या ये सवाल उठाने नहीं चाहिए? क्या ये जवाब आम आदमी पार्टी को देना नहीं चाहिए? क्योंकि अब तो वो किसी चैनल पर नजर भी नहीं आते जवाब देते हुए। नविका जी, आपको रवि जी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रवि जी आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठे, तो जाहिर सी बात है वो वही बात कहेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा, वो ये कि पत्रकार कहां से कागज लेके आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको बीजेपी ने दिए, कांग्रेस पार्टी ने दिए, आईबी ने दिए, सीबीआई ने दिए, एनआईए ने दिए, ये इमटेरियल। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कागज हम दिखा रहे हैं, जो कागज आप दिखा रही हैं, वो कागज पुष्ट है या नहीं, कागज वो असली है या नहीं असली कागज। अगर वो कागज असली है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी ने, हाँ अगर बीजेपी ने दिया तो क्या गलत किया। बीजेपी दिल्ली के अंदर बीजेपी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं।
दोनों एक दूसरे के खिलाफ कागज निकाल के देने की कोशिश करते, एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते, एक दूसरे के खिलाफ मुद्दे बनाने की कोशिश करते। तो अगर बीजेपी ने दिए तो बीजेपी ने तभी दिए ना जब आपने इस तरीके से काम किया। अगर आपने इस तरीके का काम नहीं किया होता तो जाहिर सी बात है कागजात नहीं आते। और अगर कागजात मान लीजिए झूठे हैं तो फिर आम आदमी पार्टी को साफ तौर पर सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए ये कागजात झूठे हैं, मैं डिफेम करने की कोशिश की जा रही है और मैं पुलिस में जाके FIR दर्ज करा रहा हूं और नाविका जी आपको मैं जेल भिजवाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि जब से आपने ये शीश महल का खुलासा किया है उसके बाद से एक बार भी आम आदमी पार्टी ने इस खबर को गलत साबित करने की कोशिश की है। उल्टे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले करते रहे कि भाई इन्होंने 500 का बना दिया, 1000 का बना दिया। मैंने उस दिन भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि प्रधानमंत्री जी 500 करोड़ का बनाए, 1000 करोड़ का बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने अरविंद केजरीवाल ने 2011 में क्या कहा था और 2023 में वो क्या कह रहे हैं। ये सवाल अरविंद केजरीवाल 2023 के अरविंद केजरीवाल से 2011 के अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं कि आप 2 कमरों में रहने की बात करते थे, आप शीश महल तक कैसे पहुंचे? जवाब दीजिए सेठी जी। और सेठी जी, हम जब ये सवाल पूछते हैं तो हमारे रिपोर्टरों की क्या हालत की जाती है, मैं आपको दिखाना चाहती हूं और दर्शकों को भी दिखाना चाहती हूं। 3 दिन हमारे रिपोर्टरों को ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने दिया जाता है, सवाल पूछते हैं तो उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी से पिटवाया जाता है। ये देखिए आप, ये नवभारत के रिपोर्टर को शनिवार को किस तरह से मारा गया। ये हिमांशु है सबसे पहली विंडो में, दूसरे विंडो में राकेश पांडे के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी क्या कर रही है, और तीसरी विंडो में जब हमारे रिपोर्टर कुंदन पूछ रहे थे सवाल तो किसी को लगा दिया गया कि आप माइक लेकर भाग जाइए। रिपोर्टर पिट रहे हैं, सवाल वही है। अगर सवाल वही है तो मुंह क्यों बंद किया जा रहा है हमारा, मारा पीटा क्यों जा रहा है हमें? परविंदर सेठी जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। लीगल केस ठोक दीजिए, रिस्ट्रेंट ऑर्डर ले आइए, कोर्ट जो कार्रवाई करेगी हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं हुआ। सवाल यह है कि घर 550 स्क्वायर मीटर से 1200 स्क्वायर मीटर बन गया और ऊपर के 2 माले बना लीजिए तो 1900 स्क्वायर मीटर बन गया। वाह, बंगला बने न्यारा, लेकिन आम आदमी मुख्यमंत्री हमारा। देखिए, जो पत्रकार से हुआ या किसी भी पत्रकार से होता है, ऐसी किसी भी घटना का हम समर्थन नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। पत्रकार पत्रकारिता करता है। आपने चलो स्टोरी बताई दी यहाँ पे, अब आप ये बताइए ना, जब संसद भवन बन रहा है, प्रधानमंत्री जी का आवास बन रहा है और जो वहां पे कितने पेड़ कटे। अगर प्रधानमंत्री जी, मैं ये नहीं कहता प्रधानमंत्री जी का घर नहीं बनना चाहिए, 1300 करोड़ का घर बने, रेनोवेशन में 90 करोड़ लगे, अदर जो स्टेट्स के CM हैं उनके घरों में आवास में कितना पैसा लगता है, लेकिन आप सबको लाइए ना, सबको लाइए। और आप मैं यहां सुधांशु जी बैठे हैं, मैं उनको कहता हूं कि वो पावर के अंदर है, वो एक लाइन ड्रॉ करें, वो सरकारी तौर पे एक लाइन ड्रॉ करें कि ये आवास है, इसमें इतना खर्च होना चाहिए, इससे ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते। अगर मैं मान लूं आपके सारे जो दस्तावेज हैं वो सही हैं तो आपने RTI से निकाले होंगे, वो पब्लिक डोमेन में है और आपको उपलब्ध हैं, तो उसमें करप्शन कैसे हो सकती है? करप्शन तो हुई नहीं। लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि जो 40 सैनिक शहीद हो जाते हैं उसके ऊपर तो आप कोई डिबेट नहीं करते। मैं कहता हूं जब अडानी के ऊपर बात आती है इसके ऊपर आप कोई चर्चा नहीं करते। जब रेस्लर जो देश के अंदर ओलंपिक, एशियन और गोल्ड मेडल लेके आते हैं, जिनको प्रधानमंत्री अपने घर में तो यानी आपको तमाम दुनिया के मुद्दों के बारे में इतनी चिंता है कि आप जब टाइम्स नाउ नवभारत देखते हैं तो शायद सिर्फ ऑपरेशन शीश महल देखते हैं, तमाम बाकी स्टोरीज भी चली हैं, अडानी मामला भी चला, सतपाल मलिक मामला भी चला, रेसलर मामला भी चला, पर आपको नहीं देखा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, परविंदर सेठी जी ने 2 तर्क दिए हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतौर एक पत्रकार है कि हम सेंट्रल विस्टा, प्रधानमंत्री आवास, पार्लियामेंट पर भी सवाल खड़ा करें। इनसे ये तो बता दीजिए कि वहां पर कहीं पे कोई एक्सटेंशन, एडिशन की बात नहीं थी, सीना ठोक के नया बनाने की बात थी। यहां पर चोरी छुपे सब काम क्यों हो रहा था, इसका जवाब तो आया नहीं अब तक।
नहीं, ये जो आवाज सुधांशु त्रिवेदी, देखिए बात अगर तथ्यात्मक आधार पे की जाए तो परमानेंट वो मुख्यमंत्री, देखिए बात अगर तथ्यात्मक आधार पे की जाए तो संसद भवन बनने की बात तो 2012 में शुरू हो गई थी कि नया संसद भवन चाहिए, ऐसी आवश्यकता नहीं। और संसद भवन संसद है, भारत की डेमोक्रेसी का सर्वोच्च स्थान है, वो किसी व्यक्ति का नहीं है, ना वो किसी व्यक्ति के रहने के लिए है। राष्ट्रपति भवन जैसे आप कह सकते हैं उसमें राष्ट्रपति का आवास है, प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री का आवास है, पर आप संसद भवन और सेंट्रल विस्टा की तुलना कैसे कर सकते हैं? वो तो कार्यालय है, ऑफिस है, और वो तो सरकार की फंक्शनिंग के सेंटर है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, सेठी जी ने एक बात कही कि एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि इससे ज्यादा नहीं होगा। कितना हास्यास्पद लगता है, ये वो पार्टी है जिसने खुद एक लाइन ड्रॉ की थी, और लाइन बोल के नहीं लिखित में ड्रॉ की थी। जाइए 2013 में देखिए, आम आदमी पार्टी ने खुद नहीं अपने हर विधायक से शपथ पत्र दिलवाया था कि हम तो ऑफिस लेंगे ही नहीं, हम तो सिक्योरिटी लेंगे ही नहीं, हम तो गाड़ी लेंगे ही नहीं। आपकी तो बॉटम लाइन ऐसी थी कि उसके चलते हुए टोपी भी गई, मफलर भी गया, बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, सबके ऊपर आपकी बॉटम लाइन ध्वस्त हो गई, और ऐसी ध्वस्त हुई कि आपकी पैरों के नीचे की जमीन ही चली गई। मान्यवर, आप ये कहते हैं, किसी ने नहीं ये बातें कही थी जो आपने कहने का प्रयास किया। अब हम आपसे एक बात सिर्फ कहना चाहते हैं, वो सब तो छोड़िए, सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। ठीक है, आपने कहा कि सबके लिए तो ये था, उनके लिए तो ये बताइए, जिस गति से मुख्यमंत्री के आवास के लिए पेड़ काटने की परमिशन मिली, उस गति से प्रोजेक्ट के लिए परमिशन मिली कि नहीं? बोलिए, इसमें 20-20, 25-25 गुने का अंतर कैसे आया? वो कौन सा नियम था, वो कौन सी बॉटम लाइन थी जिसके तहत मेट्रो और एम्स के लिए जो पेड़ कटने थे, उनके लिए तो आपको महीनों नहीं साल से ऊपर का समय चाहिए था, और मुख्यमंत्री के आवास के सुविधाएं और सुख सुविधा के विस्तार के लिए 4 दिन का समय चाहिए था। इसका बता दीजिए आप जरा, बॉटम लाइन जवाब दीजिए परमिंदर सेठी। सीआरपीएफ की कॉलोनी आप नहीं बनने देंगे, उनके दफ्तर आप नहीं बनने देंगे, एम्स नहीं बनने देंगे, मेट्रो नहीं बनने देंगे, लेकिन शीश महल राजमहल में तब्दील हो जाए वो 4 दिन में आप बनने देंगे, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए आप मेरी बात को समझिए। अब ये नॉर्मल तरीके में कहीं पे भी अगर पेड़ काटने की बात आती है तो उसकी परमिशन बड़ी मुश्किल से होती है। जो निजी आवास है उसकी परमिशन जल्दी से मिल जाती है। अच्छा। और 9 पेड़ मुख्यमंत्री आवास बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिए ना। आप ये कहते हैं जी, आपने कहा हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हम करप्शन नहीं करेंगे। आपके जो आपके पार्षद थे, उन्होंने कूड़े के पहाड़ इकट्ठे कर दिए। अगर कोई मकान का कमरा बनाता था तो वहां पैसे लेने पहुंच जाते थे, कोई रेहड़ी पटरी लगाता था वहां पैसे लेने पहुंच जाते थे। उस करप्शन को खत्म करने का काम किया आम आदमी पार्टी ने। अगर जो चीजें ऐसा कहां लिखा हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंट आरटीआई में आए या कोई डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डोमेन में है, यानी कि उसका कोई करप्शन नहीं हुआ। 4.5 लाख का एक टॉयलेट का सीट, जिसमें रिमोट हो, जिसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, जिसमें हवा भी आती है, और पानी के अलग अलग फुहारे आते हैं, जिसमें आप तेज भी कर सकते हैं, धीरे भी कर सकते हैं। ये बताइए कौन से आम आदमी ये इस्तेमाल करते हैं? मुझे बताइए, ये कौन ऐसे सेंसर सिस्टम वाले अपने घर में आम आदमी कौन सा ऐसा ये लगाता है पॉट, सैनिटरी पॉट? 2012-13 में अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं इनकम, एक मिनट सेठी साहब मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। 2012-13 में कहते थे कि मैं इतना बड़ा अफसर हूं, इनकम टैक्स कमिश्नर हूं, पैसा कमाना होता तो मैं करोड़ों पैसे कमा लेता। खैर बाद में इनकम टैक्स वालों ने कहा कि आपका बैच अभी कमिश्नर नहीं बना है, पर वो सारी उम्र भी इनकम टैक्स कमिश्नर रहते तो 45 करोड़ का घर नहीं ले पाते। ये जो 45 करोड़ का घर है, कि बात यहाँ पे ये है कि आप क्या राजनीति करने आए थे। आशुतोष जी की मैं एक क्लिप सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे सपने टूटे हैं, शायद आपके चैनल पे ही कह रहे थे। तो बात ये है यहाँ पे कि आप क्या बोल के आए थे और आप क्या राजनीति कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। दूसरी बात करप्शन की,
मैंने पहले भी आपके टाइम्स नाउ पे कहा था कि करप्शन है या नहीं है, ये तो बहुत अर्ली है। अभी तो 8 दिन पहले आप दस्तावेज लेके आए हैं। ऐसे ही एक टाइम पे कहते थे मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दिया गया है, चार्जशीट में उसका नाम नहीं है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आ गया। यहां तो भी जांच शुरू होगी, क्या टेंडर प्रोसेस ठीक है, क्या टेंडर प्रोसेस ठीक नहीं है, क्या नियम आपको अलाउ करते थे, क्या नियम आपको अलाउ नहीं करते थे। ये प्रीमेच्योर है, होने दीजिए, महीने बाद ये डिबेट करेंगे जब रिपोर्ट आ जाएगी, या 2 महीने बाद, वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर नैतिकता, मोरालिटी, वो आपने बहुत बड़े तरीके से एक्सपोज कर दी है डॉक्यूमेंट्स के आधार पे। मैन मे लाई, डॉक्यूमेंट्स डू नॉट लाई, ये एक लीगल प्रिंसिपल है। आदमी झूठ बोल सकता है, और एरोगेंस देखिए आप, 28 पेड़ काटे जिसके हमको दस्तावेज मिले हैं, पता नहीं और भी पेड़ कटे हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन 28 पेड़ों के कटने के तो दस्तावेज मेरे हाथ में है, और इन पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बुला रहा है, आपको नोटिस दे रहा है कि आपने 2020 में परमिशन लिया था, आपको 3 महीने के अंदर ये पेड़ रिप्लेस करने थे, अब तक नहीं किए। ये 2022 और 2023 तक कोई जाता नहीं, वो नोटिस देते हैं, उनके दफ्तर में कोई जाता ही नहीं, कोई जवाबदेही है ही नहीं किसी चीज की। और ये भी दस्तावेज अगर गलत है तो रवि श्रीवास्तव जी मुझे बता दीजिए, आप पेड़ काटें, आपकी मर्जी, आपके कानून, आपके कायदे, आप एक घर के पीछे दूसरा बना लें, आपकी मर्जी, आप एडिशन रेनोवेशन से नया घर बना ले, आपकी मर्जी, आप कहें छत गिर रही थी लेकिन उसी घर में रहें 2 साल, आपकी मर्जी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री नहीं है किसी लोकतंत्र में, आप तो राजा हैं, राजमहल में रह रहे हैं, आपको थोड़ी कोई रूल अप्लाई करता है, रूल तो हमें अप्लाई करता है। और मैं सुनवाना चाहती हूं आपको, अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते थे और आज क्या कर रहे हैं, जनता के सामने रख रही हूं। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब, 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा। आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे। 4-5 कमरों की जरूरत पड़ेगी। बता दूं 7 बेडरूम हाउस है, 2 किचन है और अनेक लॉबी, फॉयर, ड्राइंग रूम्स हैं। आशुतोष जी, इस समय अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते थे और आज क्या हो गए हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? बाइट एनिमेटेड तो नहीं है ना, पहले ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि रवि श्रीवास्तव जी को शक है कि हम एनिमेटेड चीजें दिखा रहे हैं। मैं तो दरअसल मैंने बहुत खुलकर इस पूरे मसले पर बोला है, और मुझे आज जो ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है, मुझे इसको देख के बड़ी हैरानी भी होती है और अफसोस भी होता है। हैरानी इसलिए इस बात को लेकर होती है क्योंकि जो लोग ये कहते थे कि 2 कमरे के फ्लैट पे रहना चाहिए, और ये बात वो सिर्फ मुख्यमंत्रियों के लिए नहीं कहते थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए भी कहते थे और तमाम लोगों के लिए कहते थे, जो कहते थे कि बंगलों में नहीं रहना चाहिए, लाल बत्ती नहीं लेनी चाहिए और सामान्य सी जिंदगी जीनी चाहिए। क्योंकि हम जो आम आदमी है वो अगर इतने बड़े 45 करोड़ रुपए अगर खर्च कर रहे हैं तो इस पर दुख ही जताया जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि दरअसल कि जो सपना 2011 में अन्ना के आंदोलन से लोगों ने देखा था, या जो दिखाने की कोशिश की गई थी, 2023 तक आते आते वो सपना मर चुका है। अब उस सपने की मौत पर सिर्फ मकबरा ही बनाया जा सकता है, दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आपने अपने लिए यार्डस्टिक तय किए थे, आपने अपने लिए पैमाने तय किए थे, आपने खुद कहा था, जब आपने खुद अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, तो लोग आज आपसे सवाल उसी लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत पूछेंगे कि आपने ये कहा था, आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि इसका अभी तक कोई माकूल जवाब नहीं मिला है। जो भी जवाब देने की कोशिश की गई है वो एक तरीके से, हमारे बिहार में कहते हो थिथरई, जिसको मैं कहता हूं, थिथरई शब्द का इस्तेमाल करता हूं,
अंग्रेजी में जिसको बहुत सोफिस्टिकेटेड व्हाट अबाउटरी कह सकते हैं। रवि श्रीवास्तव जी इस थेतरई पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं पहले भी अभी न्यूज आइटम दिखा चुका हूं, मैं वही दिखा रहा था आपको कि टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट बीजेपी ने प्रोवाइड किए हैं। एक दूसरी बात यह है जो मेरे मित्र थेतरई कह रहे हैं, इसमें थेतरई कैसे है, क्योंकि जो आपके प्रवक्ता पहले दिन आपके चैनल पे आए थे, श्रीवास्तव जी, मैं आपके सामने तथ्य क्लियर कर दूं, मैं आपके सामने तथ्य क्लियर कर दूं। हमने स्टोरी चलाई पिछले मंगलवार, बुधवार सुबह बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कागज जो चैनल पर चल रहे थे उन्होंने वेबसाइट से हमारे उसके प्रिंट आउट लिए। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये सारे दस्तावेज दिए। एक तो आपको टाइमलाइन का कुछ पता नहीं। इसका जवाब दे दीजिए। डेट पढ़िए, डेट पढ़िए, डेट पढ़िए। रवि श्रीवास्तव डेट पढ़िए। आप मुझे नहीं, आप डेट पढ़िए, तारीख पढ़िए, ये डेट नहीं, तारीख पढ़िए, डेट मुझे मालूम है, डेट ये। हाँ, तो डेट जिस दिन आपने किया है उसी दिन की तारीख है ये, उसी दिन की न्यूज आइटम है ये। माफ कीजिए, अखबार तो अगले दिन आता है। जवाब देने दीजिए रवि श्रीवास्तव जी, अगर सफेद झूठ बोलने का भी कोई टेंडर है आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स का, तो फिर वो आपको मुबारक हो। बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, भाई बुलवा दीजिए ना अरविंद केजरीवाल जी से कि स्टोरी झूठी है, गलत है। सुधांशु जी, ये क्या तर्क है? ये क्या तर्क है? कागज बीजेपी ने दिए हैं या नहीं दिए? सुधांशु जी, नाविका जी, कागज दिए हैं कि नहीं दिए? नाविका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक सवाल अभी आशुतोष जी ने शब्द प्रयोग किया कागज दिए हैं, थेतरई। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। पानी हो जाएगा। अच्छा, पानी आप थोड़ा पी लीजिए, आपकी तबीयत नहीं तो खराब हो जाएगी। अरे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने दे दिया, अगर आपको सुनाई नहीं देता तो मैं क्या कर सकती हूँ? रवि श्रीवास्तव जी, बता दीजिए आप मुझे, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं दे चुकी हूँ रवि श्रीवास्तव जी, और आपको जवाब देने के लिए मुझे कुछ नहीं कहना। डिबेट पर आप आए हैं, आम आदमी सपोर्टर आप हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप देखिए, अभी जैसे आशुतोष जी ने शब्द प्रयोग किया थेतरई, उधर उन्होंने बोला, और रवि जी तो भाई थेतरई से भी आगे बढ़ गए। बिहार में एक और शब्द भी प्रयोग होता, जोकरई। आप तो थेतरई से आगे बढ़ के एकदम जोकरई करने लगे कि साफ साफ जो दिख रहा है उसको भी आप छुपाने का प्रयास कर रहे थे। मैं बात कहना चाहता हूं, केजरीवाल, अरे जो आपको दिख रहा है वो देश को नहीं दिख रहा है। इसमें कितना बड़ा धोखा है। अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 4 कमरों का घर चाहिए, मुझे 4 कमरों से अधिक घर की क्या आवश्यकता है? क्या तरीका? रवि श्रीवास्तव जी, आप अपने समय में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते। अब आपको गुस्सा आ रहा है, आप चिल्ला कर डाइवर्ट करने की कोशिश। हाँ, आप डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, हम डाइवर्ट होने नहीं देंगे। पब्लिक के भी सवाल आ रहे हैं, आपका फेडर डाउन। सुधांशु जी बोलिए। देखिए, बस मैं एक बात बताना चाहता हूं। जो बात केजरीवाल जी बोल रहे थे वो कितनी बड़ी थेतरई थी, सोचिए। अपने मुंह से बोल रहे हैं 4 कमरे का घर चाहिए, इससे ज्यादा नहीं मुख्यमंत्री को। और फिर ये भी कह रहे हैं 400-500 आदमी मिलने आएंगे। कितना झूठ बोला जा रहा है। 400-500 आदमी किसी से 4 कमरे घर में आके मिल सकते हैं क्या? और 4 कमरे का घर तो बेर मिनिमम होता है। 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग रूम। मुख्यमंत्री कैसे उस पर काम चला लेगा? ये मैं कहना चाहता हूं, जनता को भी समझना चाहिए। ये थेतरई करने वाले लोग, ये बहुरूपीय लोग कैसे हकीकत से बिल्कुल मुंह मोड़कर झूठ बोलकर आप लोगों को भरमाते हैं कि 4 कमरे के घर में जो है मैं काम चला लूंगा। कई बार आम आदमी को लगने लगता है कि हाँ भाई, जैसे हम चला रहे वैसे। अरे मुख्यमंत्री काम एक तरफ करे, 400 मिलने आएंगे और 4 कमरे के घर में काम चलाएंगे। सोचिए कि बातों में ही इतना बड़ा फ्रॉड है, तो हकीकत में क्या होगा? 10 लाख का सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का चश्मा, 2 लाख का पेन। सही तो आपका आइटम निकल गया। फकीर तो अन्ना हजारे थे, जिनका झोला उठाकर इतना बड़ा झोला दे दिया उनको, और झोला दिल्ली की जनता को भी दे दिया, और ऐसा झोला दिया कि अपनी टोपी को पहना दी। अन्ना हजारे के पास मफलर भी दे दिया। अन्ना हजारे के पास पूछने तो गए थे, उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। देखा है सब। अरे भैया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मैं तो सिर्फ, आप गए थे अन्ना हजारे के पास में,
इनके प्रवक्ता गए थे अन्ना हजारे के पास में, उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। अरे भाई, अन्ना हजारे ने शराब कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि जिस आंदोलन से पार्टी निकली थी उसने उसके सारे मुद्दों को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। रवि जी आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? सुनिए नाविका जी, एक लाइन बोल दूं रवि जी के ऊपर जो मुझे एकदम यथार्थ नजर आ रही है। बोलिए। बताए रवि जी, सुनिए, बिगड़ी बात बने नहीं राख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अरे आप फटे हुए दूध से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हैं मान्यवर, अब हो गया, इसमें मामला खत्म हो गया। मक्खन तो आप दूध खा फट रहे हैं गया, ना, आप जितना भी मक्खन आप खा रहे हैं, मक्खन न निकलने वाला। 4200 करोड़ रुपए का चंदा लेके वो मक्खन आप खा रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी आपके पास सवालों के जवाब तो है नहीं, बस आप किसी तरह से गुस्सा करके इधर उधर मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, लेकिन जनता जो है वो मानने वाली नहीं है। एक बार पोल खुल गई सो खुल गई। किसको 4-5 कमरे का घर चाहिए और कैसे? 550 स्क्वायर मीटर से अब 1200 स्क्वायर मीटर का तो प्लॉट हो गया, उसके ऊपर 2 माले हो गए, 1900 स्क्वायर मीटर का घर बन गया, फिर भी कम। बड़ा लॉन पहले के घर के सामने जो जब ध्वस्त किया उसको तो उसको भी लॉन बना दिया, टेनिस कोर्ट बना दिया, पार्किंग बना दिया, सब कुछ। और पेड़ जितने गिराए सो गिराए, नियम कानून की धज्जियां उड़ी। लेकिन किशोर कुमार विद्रोही का चंडीगढ़ से सवाल है, आम आदमी पार्टी बाकी बातें छोड़ दे, ये बताए कि आप लोग तो सादगी के पक्षधर थे, फिर फालतू खर्चों के विरोध में हैं, फिर ये दिखावा कैसा? राजेश सिंघल का नासिक से सवाल है, समाज सेवा तो दिल से होती है, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो भोली भाली जनता के पैसा लूटने के लिए इस्तेमाल होता है? संजय राजे का नागपुर से सवाल है, आम आदमी पार्टी पर्यावरण बचाने के लिए ऑड इवन स्कीम लेकर आई थी, लेकिन 45 करोड़ के घर के लिए कई पेड़ निर्ममता से काटे गए और नियम अनुसार 10 गुना पेड़ लगाए भी नहीं गए। तो क्या आप स्वयं को नियम कानूनों से ऊपर समझते हैं? राम कुमार शर्मा का करनाल से सवाल है, पूछ रहे हैं कट्टर ईमानदार सरजी की बोलती क्यों बंद हो गई? ये भी लोग पूछ रहे हैं। दिलीप बखाई का कोलकाता से सवाल है, केजरीवाल सच्चाई क्यों स्वीकार नहीं करते? क्योंकि आम जनता तो यही चाहती है। और बीएम चौधरी का सीकर राजस्थान से सवाल, जिस स्पीड से बंगला बन रहा था उसी स्पीड से दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा था? परमिंदर सेठी जी जवाब दीजिए। ये तमाम काम हुआ, घर बन रहा था, घर टूट रहा था, पेड़ कट रहे थे, सब तब जब कोविड का इतना बड़ा आक्रमण था। जवाब दीजिए, जनता सवाल पूछ रही है। नहीं, देखिए ये तो देखिए मीडिया की बनाई हुई फिल्म है, ये नॉर्मल प्रोसीजर में है। लेकिन जो आप बात मेरे को कह रहे हैं कि जब कोविड फैल रहा था, तो जब देश के अंदर अगली बार टिकट लेके आइएगा, फ्री में हम फिल्म नहीं दिखाते और हम समय जनता का भी बर्बाद नहीं करते। जवाब कोई है नहीं। और मैं जनता को बस एक बात बताना चाहती हूँ, जब पहले दिन हमने ऑपरेशन शीश महल आपके सामने रखा था तो आम आदमी पार्टी के बोलने वाले प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब आकर बैठे थे और जवाब दिए थे। और जो जवाब दिए थे वो ये था कि पुराने घर की छत गिर रही थी, नया घर बनाना पड़ा उसी जगह। लेकिन हमने आज सैटेलाइट पिक्चर से आपको दिखा दिया कि पुराना घर 2 साल मुख्यमंत्री आवास रहा, उसके पीछे बना नया घर तमाम पेड़ों को काट के और नियम कानून की धज्जियां उड़ा के पुराने घर को फिर बाद में गिराया गया। बाद में गिराकर उसके ऊपर एक लॉन बागीचा बनाया गया, टेनिस कोर्ट तक आ गए। सवाल यह है कि एक्सटेंशन रेनोवेशन का टेंडर क्यों, जब नया घर बनवाना था और नया घर बनवाया तो इतना बड़ा महल, शीश महल, राजमहल, तो जनता से क्यों छुपाया? क्या ये सवाल जा सकते हैं जनता के? क्या इसका जवाब नहीं आना चाहिए? पहले दिन के बाद एक भी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता कभी भी नहीं पहुंचा किसी भी जगह पर कोई भी जवाब देने, और हमारे रिपोर्टरों को मारा
जा रहा है, पीटा जा रहा है, अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा सवाल पूछने के लिए। क्या यही है लोकतंत्र आज? बस सवाल पब्लिक का, पर इतना ही, लेकिन ये सवाल हम पूछते रहेंगे। आज लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।